लगभग सुबह के 5:40 पर मोहित राज के मोबाइल की घंटी बजी। आंख मलते हुए फ़ोन उठाया तो उधर से उसके लड़की की रोते हुए आवाज़ थी। पापा, पापा जल्दी आ जाइए यहाँ। पापा जल्दी चलाइए। देखिए यहाँ क्या हो गया मेरे वो। फ़ोन कट गया। उन्होंने एक बार फिर दोबारा कॉल बैक किया पर कोई ना उठाया। तभी फिर से किसी का फ़ोन आया। उन्होंने उठाया। उधर से आवाज़ आई, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, मनीष सिंह। मैं आपकी बेटी के घर से बोल रहा हूँ। वो बात यह है कि आपके जमाई की हत्या कर दी गई है। आप यहाँ आने की कोशिश कीजिए। ये सुन उनके आंखों में आंसू आ गए, पर दिल इतना भी मौम नहीं था। वह एक समय के बहुत जाने माने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके थे। बस अब रिटायर हो चुके हैं। पत्नी चल बसी है और एक बेटी ही है। पर उसके घर से आज जो खबर आई है वह सुन उनके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जल्दी से कपड़े पहने बाहर निकले। उन्हें देखते ही आज भी लोगों ने सलामी दी, क्योंकि लोग आज भी मानते हैं कि गाजियाबाद के गुंडों को ख़त्म कर इन्होंने ही निजात दिलाई थी। उनकी बेटी महक ने रोते हुए अपने पिता को गले लगा लिया। महक का लड़का जो अभी 14 साल का होगा उसने भी गले लगा लिया। मोहित के जमाई का शुभ नाम करण था। वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। बहुत ही सीधा साधा। उसका तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं हो सकती। फिर ये कैसे हुआ? उन्होंने उसको पोस्टमार्टम के पहले एक बार देखना चाहा, पर पुलिस ने मना कर दिया क्योंकि उसके शरीर के हर भाग के टुकड़े कर दिए गए थे। ये सुन वह हिल से गए और गुस्से में बोले, सालों को छोड़ूंगा नहीं। आप लोग जितनी जल्दी हो सके ये पता लगाइए कि ये काम किसने किया। अब तक करण के घर व कई रिश्तेदारों को बता दिया गया था। अभी कल शाम को ही करण के घर आया था और रात में ही। चलो छोड़ो। मोहित ने पुलिस में अपने पहचान की शक्ति दिखाई व जल्द ही मुजरिम को पकड़वाने की मांग की। उधर लखनऊ से करण के माँ, पिताजी व एक दो रिश्तेदार और भी आ चुके थे। करण की माँ और महक का रोकर बुरा हाल था। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका था, पर कोई साक्ष्य नहीं मिला। बस ये पता लगा कि मौत रात के 1 से 3 बजे के बीच में हुई थी। करण का क्रियाक्रम रात तक किया गया। रात की नींद गायब थी। महक का लड़का सुरेंद्र दिख नहीं रहा था और ना ही करण के पिताजी। मोहित व और कई रिश्तेदार अंदर बैठे हुए थे। महक ने पूरे घर में खोजा पर वह कहीं नहीं। बाहर निकलकर देखा तो वहाँ भी नहीं। फिर उसने जाकर तुरंत अपने पिता को बताया। उन्होंने इसे ज़्यादा गंभीरता से ना लेते हुए कहा, होगा यहीं कहीं। महक ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस पर दुखों का बोझ जो उमड़ पड़ा था वो वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद फिर महक ने पूरे रूम में सुरेंद्र को ढूंढा तो वह कहीं नहीं मिला और ना ही करण के पिताजी। फिर उसने मोहित को दोबारा बताया। वह बाहर आकर ढूंढने लगा। बाहर की दीवार पर कुछ लिखा था। जाकर देखा तो एक चिन्ह बनाया गया था और एक तीर, वह भी जैसे अभी अभी किसी ने खून से लिखा हो। वह तीर का निशान घर के पीछे की ओर इशारा कर रहा था। वह टॉर्च लेकर घर के पीछे पहुंचा तो देखा, वह देख उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर के पीछे लगे आम के पेड़ पर सुरेंद्र और करण के पिता का कटा हुआ सर झूल रहा था और उसके नीचे उनके 2 कटे हाथ व पैर पड़े हुए थे, मानो किसी ने नरसंहार के खेल को अभी अभी खेला था। उनके पीछे पीछे महक भी आ गई। ये सब देखकर वह बेहोश हो गई। अंदर बैठे करण की माँ और बेटे की मौत के सदमे से उभरी ही नहीं थी कि मोहित के मुंह से निकलते शब्दों को सुनते हुए वह भी गिर पड़ी। पुलिस एक बार फिर आ चुकी थी। मोहित तो बेसुध ही थे। 24 घंटे के अंदर इस घर में हुई 3 मौतें। अब तो पुलिस भी निशब्द थी। पुलिस ने पूरे घर की देखरेख के लिए कई पुलिस वाले को तैनात कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी भी वह हत्यारा दोबारा आ सकता है।
बेसुध पड़े घर के 2 औरतें जिन्हें वहाँ खड़े 4 रिश्तेदारों ने संभाला, जिसमें थे करण का छोटा भाई विवेक जो अभी कॉलेज में पढ़ता था, करण के चाचा श्याम जी और चाची माधुरी, महक के फूफा चंद्रशेखर व दूर के रिश्तेदार भी आए हुए थे, जो दोपहर होते ही डर के मारे घर से चली गईं। घर के सभी लोगों से उनके फिंगरप्रिंट व कई अन्य जानकारी ली गई। एक बार तो पुलिस को ये शक हुआ कि ये काम किसी घर वालों ने तो नहीं किया। दिन भर कई न्यूज़ चैनलों का आना जाना लगा पड़ा। ये बात पास के जगहों में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। घर के आसपास की दुकानों व बैंकों में लगी सारी सीसीटीवी कैमरों में भी कुछ ना मिला, और ना ही लाश के आसपास कोई सबूत और ना लाश पर कोई फिंगरप्रिंट। पुलिस कोई भी कार्यवाही करने में असमर्थ थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। लाश को क्रियाक्रम के लिए छूट दी गई। महक को तो अपने बेटे का चेहरा भी अंतिम बार देखने को न मिला। क्रियाक्रम कर 1 बजे तक सब घर आ गए। पुलिस ने रात को सुरक्षा और भी बढ़ा दी। सब घर आ गए, पर विवेक नहीं आया था। उसे फ़ोन किया गया, पर वह स्विच ऑफ। अब तो सब और परेशान हो गए। मोहित ने तुरंत पुलिस को बताया। उन्होंने भी इसे बड़े गंभीरता से लिया। अंतिम बार मोहित ने विवेक को डेड बॉडी फायर हाउस में देखा था। पुलिस ने वहाँ पर छानबीन की, सीसीटीवी चेक किया गया। वह अंदर तो आया था, पर बाहर नहीं गया था। फिर सब जगह चेक किया गया। एक जगह खून से एक चिन्ह बनाया गया था और एक तीर का निशान, जो बॉडी फ्रीजर की तरफ इशारा कर रही थी। जब उसे खोला गया तो उसमें विवेक का कटा हुआ सर रखा हुआ था और उसके शरीर के टुकड़े। इधर श्याम जी नहाने के लिए बाथरूम में गए। घर पर फिर एक बुरी खबर पहुंच चुकी थी। एक बार फिर घर का वातावरण रुद्र से भर चुका था। अब पुलिस सब घर वालों को अपने कस्टडी के देखरेख में रखने की सोची, पर श्याम जी को नहाने गए अभी 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज़ ना आई। कई बार बुलाने पर भी जब कोई आवाज़ ना आई तो दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर फिर वही निशान और एक तीर जो बाल्टी को इशारा कर रही थी। चारों तरफ खून ही खून। श्याम जी के शरीर को काटकर बाल्टी में सजा दिया गया था। पुलिस हैरान थी कि घर के बाहर इतने सुरक्षा के बाद भी कोई हत्यारा कैसे अंदर आ सकता है। पुलिस कस्टडी में बचे घर वालों को रखा गया। मोहित ये सोच रहा था कि हर लाश के पास एक निशान छोड़ा है। क्या कोई उससे बदला ले रहा है? पर कौन हो सकता है? और वह उस घर में 48 घंटों में जिन भी सगे संबंधियों से मिला, उनमें से केवल मेहुल ही बचा है। मोहित के दिमाग में कुछ हलचल हुई। वह तुरंत इंस्पेक्टर देवरॉय से मिला और बोला, देखो, जब मैं उस दिन अपने जमाई करण से मिला, उसके 24 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गई। और मेरे नाती व करण की मौत भी जब वह उनसे मिला उसी के 24 घंटे के अंदर। करण और श्याम जी की भी, मतलब मैं जिस भी घर में रिश्तेदारों से मिला, उनकी मौत 24 घंटों में हो चुकी है। और मुझसे मेहुल को मिले अभी 24 घंटे होने में 2-3 घंटे बाकी हैं। वह हत्यारा जल्द ही इन्हें भी मार देगा। ठीक है, मेहुल और आप दोनों को खतरा है। वह किसी भी औरत को नहीं मार रहा। हाँ, तुमने सही कहा, पुलिस वाले ने कहा। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ किसी को कुछ नहीं होगा और हत्यारा भी पकड़ा जाएगा। कई पुलिस वाले और बढ़ा दिए गए। मोहित की नज़रें घड़ी की तरफ थी। समय जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, घड़ी की टिक टिक और तेज़ हो गई थी, मानो वह सावधान कर रहा हो। अब कुछ ही मिनट बाकी थे। इंस्पेक्टर ऋतिक शर्मा बोले, उसकी क्या मजाल जो यहाँ आएगा। तभी मेहुल खड़ा हुआ। उसके हाथ में ना जाने कहाँ से एक बड़ी सी धारदार छुरी आ गई थी। उसने हंसते हुए अपने गले पर रख लिया। सभी उसे रोकने लगे, पर उसके चेहरे का भाव बदल चुका था। वह ऐसे हंस रहा था जैसे वह नहीं कोई और हो। फिर एकाएक उसे अपने गर्दन को उतार दिया।
एक मिनट तो किसी को कुछ समझ ना आया कि अभी यहाँ क्या हुआ, पर पुलिस के स्टडी में डर का माहौल बन चुका था। सभी मेहुल को संभालने में लगे थे, पर मोहित की नज़र दीवार पर थी, जहाँ अपने आप एक चिन्ह वह कत्ल की तरफ इशारा करते हुए एक तीर का निशान बन गया। एक बात किसी के समझ नहीं आ रही थी कि मेहुल ने अपना ही गला क्यों काट लिया और उसे ये छुरी कहाँ से मिली। यहाँ तो उसने कोई भी सामान नहीं लेकर आया था। क्या बात थी जो उसने अपने आप को मार लिया? क्या घर में हो रही इतनी मौतों से वह डरा हुआ था? इधर मोहित उस चिन्ह को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उनके दिमाग में एक बात घूम रही थी कि उन्होंने इस चिन्ह को कहीं देखा था, पर कहाँ याद नहीं आ रहा था। पर मोहित जी को ये लग रहा था कि हो ना हो ये काम किसी बुरी शक्ति का ही है। क्या कोई मुझसे बदला लेना चाहता है? पर कौन? क्या कोई ऐसा है जिसको मैंने एनकाउंटर मारा हो? उसके घर का कोई हो सकता है। वह सोचने लगे कि ये चिन्ह उन्होंने कहाँ देखा है। यही एक सबूत था कि ये हत्याएं कौन कर रहा है। बहुत सोचने पर उसके मुंह से निकला, काल। काल, हाँ 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 हाँ, ये चिन्ह मैंने काल के हाथों पर देखा है। पर वह तो मर चुका है। क्या उसके किसी घर वालों का काम है ये? फिर वह काल के समय में खो गए। आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। उस समय मोहित सिंह पुलिस स्पेशलिस्ट के रूप में आगरा में तैनात थे। अब तक उन्होंने कई एनकाउंटर को अपने टीम के साथ सफल किया था तथा कई बड़े गुंडों को और डाकुओं को जिंदा लाश बना दिया था। उस समय राजस्थान की सीमा पर आए दिन कई घटनाएं हो रही थीं, जिसमें अपहरण, लूटमार व हत्या शामिल थी। जिनको भी लूटा जाता उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। उनके शरीर को काटकर एक बोरी में भरकर फेंक दिया जाता। इसके पीछे बहुत ही खतरनाक गैंग का काम था। पुलिस ने कई खोज की, पर उन्हें कोई सबूत ना मिला। पर पुलिस तब ज़्यादा सजग हुई जब एक पुलिस ऑफिसर को अपहरण कर लिया गया और अगले दिन उसका शरीर सड़क पर मिला। उसका सर धड़ से अलग था। पूरे डिपार्टमेंट में गुस्से का माहौल फैल चुका था। इस गैंग को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई, जिसकी कमान मोहित सिंह को दी गई। वहाँ के वासियों का मानना था कि ये सब काल का किया हुआ है। कोई उसे डाकू बताता तो कोई उसे जालिमों का सरदार। एक ने बताया वह हर अमावस्या अपने अपहरण किए हुए आदमी का बलि राक्षस देव को देता है और उसके खून से नहाता है। वह कहता है इससे उसे शक्ति मिलती है। राक्षस देव के नाम पर ही उसने अपना नाम कालदेव रखा हुआ है। कई खबरियों को लगाने के बाद भी काल का कोई पता न चला। पूरी पुलिस टीम को वहाँ गए 21 दिन से ज़्यादा हो गए थे, पर कोई सबूत ना मिला। पर एक दिन जो हुआ उसने पूरी पुलिस टीम को खून उबाल दिया। एक शाम उनके टीम का एक ऑफिसर राज वर्मा का कोई अता पता नहीं। सभी ने सोचा कहीं गया होगा। दिन भर की दौड़ धूप से जब थक गए तब किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह जब बाहर आए तो देखा राज वर्मा का कटा हुआ सिर रखा हुआ था और एक कागज़ पर लिखा गया था कि यहाँ से चले जाओ, वरना ऐसे ही एक एक करके सभी की बलि दे दूंगा। काल। अब खोज और तेज हो गई। एक दिन पता चला वह एक गांव में अक्सर आता जाता। शायद उसकी पत्नी वहाँ रहती है। उस गांव का नाम चंडेल था। वह एक सुनसान जगह पर था। मोहित सिंह ने कई और पुलिस वालों को डिपार्टमेंट से बुलवाया और शाम होते ही उस गांव को पूरी तरह से घेर लिया। उस गांव में यही कुछ 5-6 घर थे। मोहित ने साउंड पर ऐलान किया कि अगर काल ने खुद को पुलिस के हाथों नहीं सौंपा तो वो मारा जाएगा। रात होती जा रही थी, पर कोई ना निकला। फिर पुलिस टीम ने एक एक घर तलाशना शुरू करा। उन्हीं घरों में रहने वाले 2-3 ने हमला कर
शायद काल के साथी थे, पर एक घर अभी भी बंद थी। उन्हें पता चल चुका था कि इसी घर में काल है। मोहित और एक ऑफिसर ने उस घर का दरवाज़ा तोड़ अंदर घुसे तो देखा काल वहीं खटिया पर बैठा हंस रहा था। पास ही उसकी पत्नी, वह एक 14-15 साल की लड़की खड़ी थी। जैसे उसका नाम था वैसे ही उसकी शक्ल थी, एकदम डाकुओं जैसा। उसकी पत्नी वो उसकी लड़की को बाहर निकालने को कहा गया। काल हंसते हुए बोला, तूने मुझे खोज लिया, वरना इस छुरे से सबको काट देता जैसे तेरे साथी का किया। ये सुन तुरंत मोहित ने 2 गोली चला दी। वह तो वहाँ उसका एनकाउंटर करने के लिए ही गया था। काल जमीन पर गिर पड़ा। मोहित का गुस्सा सिर पर चढ़ा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, गला काटने का बहुत शौक है ना तुझे? और पास ही रखे एक छुरे से उसका गला काट दिया। काल मर चुका था। दरवाजे पर खड़ी ये सब काल की लड़की देख रही थी और रोए जा रही थी, और बाहर उसकी पत्नी। मोहित को तो केवल उसे गोली मारने की इजाज़त थी, पर गुस्से में उसने कुछ और ही कर दिया था, और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली। हालांकि मोहित सिंह को अपने इस कृत्य के लिए कुछ दिन मानसिक सुधार डिपार्टमेंट के लिए चक्कर लगाने पड़े, पर एक बड़े ऑफिसर के कारण वह जल्दी अपनी ड्यूटी पर थे। अब तक हालांकि कुछ बातें मोहित को समझ में आ चुकी थीं और वह इसका जल्दी समाधान चाहते थे। वह घर के किसी भी आदमी व महिला से मिलना नहीं चाहते थे। ऋतिक शर्मा जी, मुझे पता लग चुका है कि हत्यारा कौन है, पर वह जीवित व्यक्ति नहीं है, वह कोई आत्मा है। पर इसके जड़ तक पहुंचने के लिए मुझे राजस्थान की सीमा पर जाना होगा। शर्मा जी बोले, पर इस समय हम आपको कहीं जाने नहीं दे सकते, आपकी जान को भी खतरा है। मैं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं हूँ, कृपया मेरी मदद करो, वरना मेरे घर वाले ऐसे ही मारे जाएंगे। शर्मा जी ने कहा, ठीक है, मुझे भी जाना होगा। राजस्थान पहुँच वो दोनों एक होटल में ठहरे, जहाँ से चंडेल गांव यही कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर था। ऋतिक शर्मा को काल वाली पूरी कहानी मोहित ने कह सुनाई, और उस चिन्ह का जो रहस्य था वो भी बता दिया। गांव अब काफ़ी बदल चुका था। 5 की जगह 50 घर हो गए थे। सुनसान अब ख़त्म हो चुका था, पर शायद वादियों में काल का नाम अब भी था। एक बुज़ुर्ग से काल के परिवार के बारे में पूछा गया तो उसने बताया, हाँ वो अब भी यहीं रहते हैं, पर काल की पत्नी काफ़ी समय पहले ही चल बसी थी। उसकी लड़की अब भी यहाँ रहती है, नाम है उसका सुमति। इसके आगे उसने कुछ ना बताया। जब मोहित ने सुमति के बारे में गांव में 2-4 लोगों से पूछा तो उन्होंने कुछ ना बताया। जिसमें वह रहती थी वह घर अब बंद था। कुछ सुराग ना पाकर अब वो होटल में लौट आए। रात के कहीं 12 बजे थे। मोहित की आंखों में तो नींद गायब थी, पर शर्मा जी सो चुके थे। कमरे में 0 बल्ब जल रही थी। एकाएक मोहित ने देखा शर्मा जी के सिरहाने कोई भयंकर आकृति उभर आई, पर उसका मुंह ठीक से नहीं दिख रहा था। उसके बालों को देखकर लग रहा था कि कोई लड़की है। मोहित ने दौड़कर कमरे की बत्ती जलाई, पर वहाँ कुछ नहीं था। तब उनकी जान में जान आई। रात को मोहित ने सपना देखा कि उनके घर के सभी लोगों की मौत हो चुकी है और वह अकेले रोते हुए आत्महत्या करने जा रहे हैं। अगले दिन वह फिर उसी गांव में पहुंचे, पर सुमति के बारे में कोई कुछ ना बताता। दोपहर हो चुकी थी। थक हार कर एक पेड़ के नीचे मोहित और शर्मा जी दोनों बैठे थे। तभी एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ आया और बोला, सुना है तुम दोनों सुमति के बारे में पूछ रहे हो, पर ऐसा क्यों? मोहित ने बताया, बाबा हमें उनसे मिलना है, आप बता सकते हो कहाँ मिलेंगी? बेटा, तुम्हें इस गांव में सुमति के बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। वह एक डायन है जिसने अपने ही माँ की बलि चढ़ा दी थी। शर्मा जी चौंकते हुए बोले, क्या कह रहे हो? बूढ़ा बोला,
यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक शमशान है, वहाँ 12 साल से वही रह रही है। वहाँ के एक अघोरी से कई चीज़ें सीखी उसने। कुछ लोग तो कहते हैं वह शैतान की पूजा करती थी और शैतान को खुश करने के लिए बलि देती थी। पहली बलि उसने अपनी माँ की दी और फिर आसपास के कई गांव के लोगों की, जिन्हें अपनी काली शक्ति से वश में कर उनको मौत के घाट चढ़ा दिया। एक हफ्ते पहले गांव के बाहर उसका मरा हुआ शरीर मिला। फिर वही अघोरी आकर इस गांव को शुद्ध करके चला गया और सुमति के बारे में ना बात करने की बात कही। मोहित बोला, क्या अभी भी वह अघोरी मिलेगा? हाँ बेटा, वो उसी शमशान के पास ही रहता है। दोनों शमशान के पास पहुंचे और वहीं एक झोपड़ी में वह अघोरी रहता था। बुलाने पर जैसे ही वह निकले तो मोहित को ध्यान से देखकर हंसते हुए बोले, सुमति से परेशान हो? आओ अंदर आओ। मोहित बोला, बाबा पर सुमति? बात को काटते हुए वह अघोरी बोला, बदला बदला। हाँ, वह अपने पिता का बदला ले रही है, पर लगता है उसने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं करा। नहीं बाबा, पर वह मेरे घर वालों को क्यों मार रही है? सुमति ने मुझसे कई चीज़ें सीखी, पर मुझे नहीं पता था कि वह इस शक्ति का प्रयोग शैतानी शक्ति के लिए करेगी। उसने पहले शैतानी रूह को बलि द्वारा खुश किया, फिर हर शरीर पर अपनी काबू के लिए उसने खुद की बलि चढ़ा दी। इसलिए वह अब तुम्हारे घर के किसी भी आदमी पर काबू कर सकती है। मोहित बोला, तो वह मेरे घर वालों को क्यों मारना चाहती है? मारना है तो मुझे मारे। वह ये बताना चाहती है कि जैसे तुमने उसके पिता को मारा था और वह अकेली हो गई थी, वैसे ही वह तुम्हारे परिवार के हर आदमी को मार देना चाहती है, ताकि तुम्हें पता लगे। तो इसे ख़त्म करने का बाबा कोई उपाय तो होगा? मेरे पास सुमति के शरीर की राख है। तुम इसे सालासर बालाजी के मंदिर में जाकर वहाँ एक हवन बनाकर उस आग में सालासर बालाजी के फूल और चंदन के साथ इस राख को भस्म कर दो। पर यह इतना भी आसान नहीं है। वह तुम्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करेगी। ये काम केवल तुमको ही करना है। ये रुद्राक्ष की माला लो, उसकी शैतानी शक्ति से तुम बच पाओगे। मोहित और शर्मा जी अघोरी बाबा से इस आत्मा को ख़त्म करने का उपाय लेकर राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर की ओर बढ़ चले। मन में एक बात का बैग खटक रहा था कि ना जाने रास्ते में क्या होगा। उधर इंस्पेक्टर शर्मा कब से मोहित की बातों को उतनी गहराई से नहीं ले रहा, पर जब से उसने अघोरी बाबा की बात सुनी तो वह भी चकते में आ गया। उसने अपने जीवन काल में कभी ऐसा केस नहीं देखा। उसे इन भूत प्रेतों पर विश्वास भी नहीं था, पर वो मोहित की ढाढ़स बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था और गाड़ी की स्टीयरिंग भी संभालते हुए आ रहा था। अब तो उसके मन में भी भय का आलम था, पर चेहरे से इंस्पेक्टर के ना डरने की शक्ल बनाए हुए था। वो अभी मंदिर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर थे और शाम भी हो चुकी थी। तभी एकाएक उनकी गाड़ी रुक गई। ना जाने जिस जगह थे, पर सड़क के आसपास कोई घर ना था। एकदम सुनसान रास्ता, उस पर रात के अंधेरे की परछाई भी डरा रही थी। कई बार स्टार्ट करने पर गाड़ी ना चली। किसी गाड़ी को रुकवाना चाहा, पर कोई ट्रक ही नहीं था। और तभी एक ट्रक वाले ने पीछे से आकर उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी बुरी तरह चकनाचूर हो गई। उस ड्राइवर का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर वह हंस रहा था, पर उसकी हंसी भी ना जाने कितनी भयानक थी। गाड़ी की लाइट में जब उसका चेहरा देखा तो एकदम भयानक वह चिल्लाता हुआ बोला, तू मुझसे नहीं बच सकता। वे जान गए कि वह वही आत्मा है। वे दोनों सड़क के पास के खेत की ओर भागने लगे। मोहित उस रुद्राक्ष की माला को बाहर निकाले हुए था और दोनों हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। इंस्पेक्टर, जिसकी अब सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी, उसकी गिग्गी बन चुकी थी, वो दोनों इस अंधेरे में कहाँ जा रहे थे कुछ पता नहीं। मोबाइल चेक किया तो कोई सिग्नल नहीं।
अब क्या करें। दूर दूर तक अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, ना कोई घर ना कोई और। भागते भागते दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रात के उल्लू और झिंगूर इस डर को और पूरे वातावरण को और भी डरावना बना रहे थे। पर उठकर फिर वो चलने लगे। कुछ दूरी पर एक गांव जैसा दिखा, कुछ झोपड़ी जैसे दिख रहे थे। भागते हुए दोनों वहां पहुंचे और मदद के लिए बुलाने लगे। गांव काफ़ी छोटा था। 5-6 लोग निकले और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने बताया कि वो दोनों भटक गए हैं और वहाँ से सलासर बालाजी मंदिर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया वहाँ तो यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी है और रात को वहाँ जाने का कोई साधन नहीं है और अब तक तो मंदिर भी बंद हो गया होगा। इतनी रात को कहीं जाना ठीक नहीं समझा। वहीं एक झोपड़ी में दोनों को ठहरने के लिए गांव वालों ने कह दिया। मोहित इधर मुंह और अपना हाथ धोकर और दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर गांव के एक आदमी को अपना परिचय दे रहा था कि ना जाने उस आदमी को क्या हुआ। उसकी आवाज़ धीमी होती गई, हाथ पैर अकड़ने लगे और वही पेड़ एक बड़े डंडे को उठाकर जब तक शर्मा जी कुछ समझ पाते एक डंडा जड़ दिया। शर्मा जी ज़मीन पर सपाट हो गए। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मोहित अंदर आया तो देखा शर्मा जी ज़मीन पर कर्रा रहे हैं और वह आदमी बहुत भयंकर सा चेहरा लिए हुए वही हंसी हंस रहा है। फिर ज़ोर से बोला, तुम सबको ऐसे ही भगा भगा कर मारूंगी। शर्मा जी को उठाकर दोनों भागे। वह आदमी हंसते हुए पीछे आने लगा। फिर एकाएक वह वहीं बेहोश हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर दोनों वहाँ से भागने लगे। फिर वहीं पास ही एक छोटे से मंदिर दिखी। दोनों वहीं पर दोनों रुक गए। मंदिर के अलावा इस समय उनके लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। अंदर देखा तो शिवलिंग था। तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, इस बला से हमारी रक्षा करो। रात तो उन्होंने वही बिताने की सोची। घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। अब तो सुबह होने में ज़्यादा वक्त नहीं था। शर्मा जी ने कहा क्यों ना यहीं पर आग जलाकर हवन बनाकर उसमें वह राख डाल दी जाए। पर अगर कुछ ना हुआ तो थोड़ी सी ही तो राख है और यहाँ हवन व आग कहाँ से लाऊं। रात जैसे तैसे कट गई थी। सुबह के 5 बजने वाले थे। शिवलिंग पर मत्था टेक डरते हुए हम निकल गए। जल्दी से लोगों से पूछते हुए वह सालासर बालाजी मंदिर तक पहुँचे। पर जैसे अंदर जाने लगे इंस्पेक्टर साहब वहीं रुक गए और हंसते हुए उसे भी ना जाने क्या होने लगा। उसका शरीर ऐंठने लगा। वहाँ आए कुछ लोग ये देखकर डर गए। पास के दुकानदारों को तो पता ही नहीं लगा था कि यहाँ भूत प्रेतों से ग्रसित लोग आते हैं। पर सभी ने पहली बार किसी के शरीर में शैतानी आत्मा को प्रवेश करते देखा। इंस्पेक्टर साहब अब बुरी तरह चिल्ला रहे थे। आसपास के लोग ये देख वहाँ से भागने लगे। वहाँ आए कुछ पंडित, अक्सर भूत प्रेत भगाते थे। वे आकर मंत्र पढ़ने लगे। इधर मोहित जल्दी से एक पंडित के साथ मिल हवन तैयार करवाया। बाहर पंडित मंत्रों का कटाक्ष जारी था, पर जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी उसने एक पंडित का गला पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, तू कीड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी आवाज़ में एक भयंकर लड़की की आवाज़ आ रही थी। फिर वह हंसते हुए मंदिर के अंदर जाने लगा, मानो इस पवित्र जगह का उस आत्मा पर कोई असर ना हो रहा हो। इसे देखने वाले सभी लोग भयभीत थे। मंदिर में लगे झंडे व घंटियां अपने आप गिरने व हिलने लगी। ये देख सभी पंडित भी भयभीत हो गए। वो शैतान को भगवान की चुनौती पेश करने जैसा था। वहाँ के सबसे बड़े पंडित बाबा कृष्ण कृपा, उन्होंने सभी पंडित को एक साथ मिलाकर वो उसका घेरा बना कर मंत्र पढ़ने को कहा। सभी पंडित ऐसा करने लगे और मोहित बालाजी के शरीर में लगे चंदन व उन पर चढ़े फूल को लेकर और उस राख को एक साथ उस हवन की आग में डाल दिया। और पंडित कृष्ण कृपा, जिन्होंने बालाजी के पवित्र वस्त्र से इंस्पेक्टर को ढक लिया और मंत्र पढ़ने लगे। इंस्पेक्टर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। फिर एक काली सी धुआं
चारों तरफ से आने लगा। वहाँ खड़े सभी बालाजी की प्रार्थना कर रहे थे। हवाएं अपने आप बंद हो गईं। एक काली धुआं बालाजी की मूर्ति में समा गई। इंस्पेक्टर वहीं गिर पड़ा। पूरे मंदिर में एक बार फिर बालाजी के जयकारों से गूंज उठा। इंस्पेक्टर बेहोश था। उसके शरीर पर फोफले जैसे घाव उभर आए थे। उसे वहीं के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोहित ने पूरी कहानी पंडित कृष्ण कृपा को सुनाई। उन्होंने बताया कि अपने जीवन में उन्होंने कभी किसी मृत शरीर के आत्मा को इतना शक्तिशाली होते नहीं देखा। ये कोई आत्मा नहीं थी। उस लड़की ने शैतान की पूजा कर कई बुरी आत्माओं को अपने वश में कर और साथ ही खुद की बलि शैतान को चढ़ाकर और भी शक्तिशाली हो गई थी। कुछ दिन बाद मोहित ने चंडेल गांव जाकर काल व सुमति के नाम पर पूजा करवाई, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। मोहित ने अपनी जान तो बचा ली थी, पर उसके बदले का शिकार उसके घर वालों की जान से चुकानी पड़ी थी। आज उनके घर में सब ठीक है, पर वो दुखी समय आज भी उन्हें कुरेद देता है। बेटी विधवा है, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। इन सब के जिम्मेदार वो खुद अपने आप को ही मानते हैं। रोशनी एक काफ़ी गरीब परिवार की लड़की, जिसके पिता का साया ना होने के कारण घर के छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसे एक ऑफिस में नौकरी करके ठीक ठाक सैलरी मिल जाती थी, पर उसे उससे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि वो आगे पढ़ना चाहती थी। एक रात जब वो 8 बजे ड्यूटी करके वापस आ रही थी, तो हवा से लहराता हुआ एक पैम्पलेट उसके चेहरे से आ टकराया। वो अपनी स्कूटी रोककर उसे पकड़कर पढ़ने लगी। उसे पढ़ते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। खुशखबरी, आपके ज़िले में नाइट कॉलेज खुल गया है। अब नौकरी करने वाले भी आसानी से पढ़ लिख सकेंगे। ये उसने पैम्पलेट में पढ़ा। रोशनी को तो ऐसे लगा जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। उसकी कोई खास दोस्त सहेली तो थी नहीं, इसलिए ये न्यूज़ घर पर आकर अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा, बेटा तू कैसे दिन भर नौकरी और रात को कॉलेज में पढ़ाई करेगी। रोशनी ने कहा, माँ मैं मैनेज कर लूँगी। रोशनी पैम्पलेट से नंबर लेकर कॉल करके, क्या मैं एडमिशन के लिए सुबह आ जाऊं? तभी दूसरी साइड से एक भारी सी आवाज़ में कोई बोलता है, कॉलेज रात को ही खुलता है, आप कल 10 बजे रात को आ जाइए। आपके इसी नंबर पर एड्रेस का मैसेज आ जाएगा। रोशनी ने कहा, थैंक यू सो मच। अगले दिन ड्यूटी करके घर वापस आकर शावर लेकर रोशनी तैयार हुई, अपने डॉक्यूमेंट्स लिए और कॉलेज की तरफ निकल गई। ये उसके शहर से काफ़ी दूर थोड़ी सुनसान जगह पर था। आसपास जंगली एरिया। 9:30 बजे भी रात के 12 बजे वाला सन्नाटा छाया हुआ था। रोशनी गेट के पास आई तो अपने आप दरवाज़ा खुल गया। अंधेरी रात, सर्दी के कारण धुंध सी छा गई थी। वो स्कूटी पार्क कर जैसे ही अंदर के गेट में आई तो सारी लाइट झटके के साथ बंद हो गई। उसकी सांसें एकदम से रुक गईं। उसने जल्दी से अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करी तो उसे गेट के ऊपर जुबान और बड़े दांतों वाला चेहरा दिखाई दिया। तो उसने आंखें बंद करके चीखने लगी। तभी लाइट आ गई और एक काले लॉन्ग गाउन में लिपटी औरत, आंखों में सफ़ेद चश्मा, चीनी सी खतरनाक आंखें, होठ पर उंगली रखे, रोशनी डरती हुई, मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है, न्यू एडमिशन, वो एक सांस में बोली। वो औरत चेहरे पर खतरनाक स्माइल लिए गर्दन हाँ में हिलाकर हाथ से पीछे आने का इशारा करती है। रोशनी उसके ना बोलने से खींच रही थी, पर मजबूर होकर उसके पीछे चलने लगी। वो थोड़े कदम चलकर
एक कमरे की ओर इशारा कर देती है। रोशनी उस औरत को थैंक्स बोलकर अंदर बढ़ने लगी। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना हाथ से नकली दांतों का सेट अपने मुंह के अंदर फिट करती है और रोशनी को घूरकर चली जाती है। रोशनी ये सब देखकर घबराते हुए, मे आई कम इन मैम? सामने कोई जवाब ना पाकर गर्दन हिलने का इशारा देखकर रोशनी अंदर आई तो उसी शख्स से हाथ का इशारा पाकर सामने लगी चेयर पर जा बैठी। उसने देखा सामने वाला नौजवान आंखों पर बड़ा सा काला चश्मा लगाकर टकटकी लगाए उसकी तरफ घूरे जा रहा है। उसे बड़ा अजीब लगने लगा और मन ही मन सोची, सबके सब गूंगे हैं क्या? वो सामने काले पैंट कोट में बैठा स्टैचू जैसा शख्स अपनी आंखों से काला चश्मा उतारते हुए गूंगा नहीं, अंधा हूँ कहता है। रोशनी का बदन कांपने लगा क्योंकि सामने बैठा शख्स उसकी फाइल बड़े ध्यान से हाथ लगाकर चेक करता हुआ पलटने लगा। रोशनी डरती हुई ऑफिस के चारों ओर नज़र घुमाती है। यहाँ एक दीवार पर शमशान घाट और दूसरी पर कंकाल की पेंटिंग लगी थी, जिसे देख रोशनी के माथे पर पसीना छलक आया। उस शख्स ने कहा, मिस रोशनी, चौंकने की ज़रूरत नहीं है, यह हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स ने बनाई है। रोशनी प्रसन्न दृष्टि से उस शख्स की ओर देखने लगी। वो शख्स रोशनी की परेशानी को समझते हुए कहता है, अंधे के पास 4 आंखें होती हैं। तभी वो रोशनी के फॉर्म पास पड़े कलम को लाल इंक वाली दवात में डुबोकर साइन करता है और कहता है, हो गया तुम्हारा एडमिशन, स्वागत है तुम्हारा इस नई दुनिया में। रोशनी वापस फाइल हाथ में लेती है तो साइल वाली इंक से ताज़े खून की स्मेल आ रही थी। रोशनी का गला सूख गया था। तभी वो उठते हुए, सर मुझे कितने पैसे पे करने होंगे? वो शख्स उसी लाल दवात पर गहरी नज़रें गड़ाए हुए, इस दुनिया में पैसे नहीं लिए जाते, उल्टा तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। रोशनी कांपती हुई, ओके थैंक्स, ये बोलकर जैसे ही मुड़ने लगी तो एक औरत से जा टकराई। रोशनी की आंखें फैल गईं। काले शाह घुंघराले बाल, नैप ली, ऊपर चढ़ी हुई भौहें जो उसे काफ़ी डरावनी दिखने वाली बना रही थी। प्रिंसिपल मिस डिसूज़ा जो कि वहाँ खड़ी थी, उनसे प्रिंसिपल ने कहा, रोशनी को उसकी क्लास तक छोड़ दिया जाए। रोशनी ने डरते हुए उस औरत के पीछे चलना शुरू कर दिया। आसपास कोई स्टूडेंट ना देखकर सारा दिल ही दिल में डरने लगी। रास्ते में सारी क्लास के रूम उसे बंद दिखे। एक कमरे का दरवाज़ा खुला था। रोशनी की अचानक नज़र उस ओर चली गई। उसकी तो सांसें गले में ही अटक गईं और आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो गईं। उस कमरे में रस्सी से बंधी लाशें छत से लटक कर लहरा रही थीं, जैसे बर्थडे डेकोरेशन में गुब्बारा हवा में झूलता है। रोशनी जैसे ही चीखने लगी तो वो औरत उसके मुंह पर हाथ रखती हुई, ये मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल रूम है, यहाँ वो अपना अध्ययन करते हैं। रोशनी ने हाँ में गर्दन हिलाया और अपने होठों के पास एक दुर्गंध को महसूस करा। मन ही मन बोली, ये तो किसी की मृत्यु की स्माइल है। फिर उसके जहन में औरत का उसका अपने हाथ में ये मुंह बंद करना याद आ गया। रोशनी उस औरत से कहती है, मैं क्या कल क्लास ले सकती हूँ? मेरी अभी तबीयत ख़राब हो रही है तो मुझे जाना होगा। वो औरत सख्त भाव चेहरे पर लिए उससे कहती है, आप मिस नॉलेज की क्लास लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। दरअसल ये हमारे यहाँ के रूल्स हैं। उनकी क्लास ठीक 12:30 बजे शुरू होती है। रोशनी डर के मारे खुसक गई। उसका गला सूखने लगा और गले के थूक को वो निकलते जा रही थी और साथ ही मैडम के साथ चलने लगी। थोड़ी आगे जाकर रोशनी के सर को चक्कर आते आते बचा। तलने की तेज स्मेल के साथ सीखों पर बड़े बड़े गोश्त टंगे थे। आगे चलने वाली औरत कहती है, ये खाने की मैस है। रोशनी अपने नाक पर हाथ रखे
थोड़ी आगे आई तो उसका ध्यान उस औरत की बाजू की तरफ गया जिस पर खाली कपड़ा झूल रहा था। उसकी दोनों बाजू थी ही नहीं। रोशनी का पूरा बदन कांपने लगा। उसी पल वो औरत बोलती है, ये लो, आ गई प्रोफेसर लॉरेंस की क्लास। वो औरत उसे अंदर जाने का इशारा करती है और खुद झटके से गायब हो जाती है। रोशनी एक गहरी सांस छोड़ती हुई अपना पसीना पोंछते हुए अंदर जाने लगी तो एक चमगादड़ उसके चेहरे के पास से गुजरता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। रोशनी क्लास के अंदर आई तो हर सीट पर काले रंग के कपड़े पहने स्टूडेंट बैठे थे जो अपनी अपनी नज़रें सामने की दीवार पर टिकाए थे। क्लास में सन्नाटा सा छा गया था। रोशनी ने देखा सभी स्टूडेंट एक साथ अपनी बीच वाली काली आंखों के गोले गोले घेरे को घुमाने लगे, जिसे देख रोशनी के हाथ से फाइल नीचे जा गिरी और वो वापस दरवाजे की तरफ भागने लगी तो दरवाज़ा उसके जाने से पहले ही बंद हो गया और एक रौबदार आवाज़ उसके कानों में आ टकराई, मेरी क्लास से मेरी इजाज़त के बिना हवा तक बाहर नहीं जा सकती। तुम तो फिर भी जीती जागती हो। बिना समय गवाए अपनी सीट पर जा बैठो। रोशनी कांपती हुई उसी एडवर्ड सर को देखने लगी जो आम व्यक्ति के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही लंबा और चौड़ा था। काले पैंट कोट और नूडल जैसे बाल उसकी गर्दन तक आ रहे थे। चेहरे की तीखी शेप फीचर कुछ अजीब जो उसे भयानक रूप देने के लिए काफ़ी थे। आंखों को काले चश्मे से ढका हुआ था। रोशनी आंखों में आंसू लिए एक सीट पर धम से जा गिरी। तभी प्रोफेसर ब्लैक बोर्ड पर हेडिंग लिखते हुए बिना घूमे ही अपनी पूरी की पूरी गर्दन स्टूडेंट की तरफ घुमाता जा रहा था। आज का हमारा टॉपिक है जिस्म से दिल निकालना। रोशनी के तो रोंगटे खड़े हो गए। पहले उसका बिना पलटे पूरी गर्दन घूमी देखकर ऊपर से खतरनाक टॉपिक। प्रोफेसर, मैं इस टॉपिक को पढ़ाकर नहीं प्रैक्टिकल के माध्यम से बताऊंगा। सभी स्टूडेंट बिना बोले एक ही सार में अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। प्रोफेसर शैतानी हंसी लिए तो मिस रोशनी, नहीं, इसका तो आज फर्स्ट प्रैक्टिकल है। वो रोशनी के बगल में बैठे लड़के को सामने बुलाकर एक टेबल पर लिटाकर अपने नाखून से उसका सीना दाएं और से किसी पैकेट की तरह चीर देता है। उसकी उंगलियों में नाखून की जगह ब्लेड लगे हुए थे। रोशनी तो ज़मीन पर गिरने ही लगी थी और पास वाली लड़की उसकी बाजू पकड़कर ऊपर करती हुई उसे घूरने लगी। रोती हुई रोशनी का पूरा बदन उस वक्त कांप गया जब प्रोफेसर लड़के के सीने से नाड़ियों से घिरा हुआ दिल बाहर निकाल कर दिखाते हुए अजीब सी नज़रों से रोशनी की तरफ देखने लगे। टेबल के एक हॉल पर लगी पाइप से सारा खून एक कांच में भर गया। प्रोफेसर कांच के जार को देखता हुआ बोलता है, असली इंक। तो आप सबने हार्ट सर्जरी देखी। वो अपनी आंखों से काला चश्मा उतारता है तो उसकी आंखें पत्थर की थी जो उसे और डरावना रूप दे रही थी। रोशनी ने मन ही मन बजरंगबली को याद करने लगी जो नाम वो मंदिर में लेती थी। तभी एक सेकंड ही हुआ था कि प्रोफेसर क्लास ओवर की घंटी बजा देते हैं। रोशनी हड़बड़ी में बाहर आई तो एक लड़के से जा टकराई। आर यू ओके? रोशनी अपनी नज़रें जैसे ही उठाती है तो सामने 21-22 साल का लड़का उसकी दोनों बाजू थामे, उसकी ब्राउन आंखें, गोरा रंग, तना हुआ जिस्म, वो रोशनी की ओर देखते हुए कहता है, न्यू एडमिशन। रोशनी तेज सांसों पर काबू पाते हुए यस यस यस। वो रोशनी को पानी की बोतल थमाता हुआ, पी लो रोशनी। रोशनी बिना देखे सारी पानी की बोतल एक सांस में घटक जाती है। लास्ट में बचा पानी अपने चेहरे पर छींटे मारती है तो डर के मारे बोतल हाथ से छूटने लगी और वो चीखते हुए पानी का जार भी पलट देती है। पानी इतना डार्क और लाल क्यों है? लड़के ने कहा, मुझे पता है, ये तुम्हारी ही बोतल है। रोशनी बोतल को उठाकर देखने लगी। फिर उसे याद आया स्कूटी पार्क करते समय
उसने यही की फ्रिज से ये पानी भरा था। लड़का कहता है, मेरा नाम करण है, आप मेरी दोस्त बनेंगी क्या? रोशनी कहती है, प्लीज़ मुझे घर जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। करण कहता है, हाँ चली जाना, पर 4 बजे के बाद ही तो गेट खुलेगा। तब तक आप मेरे साथ कैंटीन चलिए, वही टाइम स्पेंड हो जाएगा। रोशनी को करण बाकी लोगों के मुताबिक ठीक लगा। वो घबराई सी उसके साथ कैंटीन आ गई। वही करण 2 डोसे और कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेता है। रोशनी बहुत मना करती है, फिर करण के बार बार कहने पर 1-2 बाइट खाने लगी। करण फ़ोन सुनने कैंटीन से बाहर आया तो रोशनी के पास पड़े टिश्यू पेपर में डोसा लपेटकर पर्स में रखे खाली टिफ़िन में रख लिया। करण अंदर आया तो डोसा फिनिश देखकर रोशनी से कहा, गुड गर्ल, अब कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करो। रोशनी करण के बिहेवियर से इम्प्रेस सी होकर कहती है, आप कब से हैं इस कॉलेज में? करण कहता है, थोड़े दिन पहले ही आया हूँ, यही हॉस्टल में रहता हूँ। रोशनी कहती है, आपको अजीब नहीं लगा क्या ये कॉलेज? मेरा मतलब बहुत अलग और रहस्यमयी डरावना सा। करण कहता है, नहीं तो, मेरा कॉमर्स है और तुम्हारा मेडिकल, शायद इसलिए तुम्हें ये सब फील हुआ। रोशनी कहती है, नहीं नहीं, यहाँ के टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ बहुत भयंकर किस्म के लगे। करण कहता है, भयंकर नहीं, सबके सब डिसेबल पर्सनल हैं। कोई अंधा है, किसी का कोई अंग नहीं है। मैनेजमेंट ने ऐसे ही लोगों को मौका दिया है। बाकी तुम घबराओ मत, ये काबिल स्टाफ मैनेजमेंट ने बड़ी दूर से अरेंज किया है। बाकी तुम्हें जब जब मेरी ज़रूरत पड़े मुझे कॉल कर दीजिए। वो एक नंबर देकर, चलो रोशनी, छुट्टी का वक्त हो गया है, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ देता हूँ। चारों ओर गहरी धुंध। वो रोशनी का हाथ पकड़े चलता रहा। रोशनी बेहद खूबसूरत और सिंपल लड़की थी। लड़कों से उसकी कोई खास दोस्ती नहीं थी। आज करण का उसका हाथ पकड़कर चलना अजीब सा एहसास करवा रहा था। जब करण वापस मुड़ने लगा तो फिर से रोशनी के पास आकर उसको गले लगा लिया। उसने रोशनी को कहा, कल आ रही हो ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इतना बोलकर वो तेज़ी से अंदर चला गया। रोशनी ने देखा, वह उस गहरी धुंध में चला गया। रोशनी ने गेट के बाहर आकर चैन की सांस ली और माथे से पसीना पहुँचने लगी तो तंदूर की तरह गर्म थी। वो बड़ी मुश्किल से घर आई तो आते ही बिस्तर पर आ गिरी। सुबह नौकरी पर जाकर काम करते करते जब लंच का समय हुआ तो रोशनी को करण का ख्याल आया तो उसने उसका दिया हुआ नंबर डायल कर दिया। आगे से एक कशिश भरी आवाज़ आई, आ गई हमारी याद रोशनी जी। रोशनी ने कहा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मेरा नंबर आपके पास है नहीं तो आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? करण ने कहा, क्योंकि आप पहली लड़की हो जिसे हमने अपना खास नंबर दिया। दोनों काफ़ी देर तक बात करते रहे। वही रोशनी की कंपनी का मैनेजर जो उसे पसंद करता है लेकिन कभी उसे बता नहीं पाया। वो कब से अब उसे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चल रही कैमरे की फुटेज से देख रहा था। ऑफिस के लैंडलाइन से उसका पिछले 1 घंटे से किसी से हंस कर बातें करना उसे अजीब लगा। फिर उसने उसी लैंडलाइन नंबर का एक फ़ोन रिसीवर अपने कैबिन से उठाया तो हैरान रह गया। रोशनी अकेले ही बातें किए जा रही थी। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मैनेजर ने ये सब देखा तो वो हैरान हो गया। वहीं दूसरी ओर से करण, रोशनी, आ रही हो ना तुम आज रात को? रोशनी ने कहा, नहीं, अभी मुझे हल्का हल्का बुखार है, जॉब पर आना मेरी मजबूरी है, इसलिए कॉलेज को 2-4 दिन इग्नोर करूँगी। करण बोला, कॉलेज ना सही, मुझसे मिलने तो आ सकती हो? रोशनी ने कहा, करण, तुम्हारी तो क्लास होगी ना, और कॉलेज का गेट सुबह 4 बजे से पहले खुलेगा नहीं तो कैसे आऊँगी? करण ने कहा, आई विल मैनेज। तुम कॉलेज वाली सड़क से आधा किलोमीटर आगे मुझे उसी सड़क पर मिलना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। समय 12 बजे के करीब। रोशनी डरती हुई,
ओके, आई विल ट्राई। रोशनी अंदर से सहमी हुई। उसी दिन का खौफ दिमाग में लिए, पर करण के प्यार का एहसास उसे उसी सड़क पर ले आया। सुनसान सड़क, आगे खड़ा करण रोशनी की बाह पकड़े उसे एक वृक्ष के नीचे बिठाकर काफ़ी देर उससे बातें कर रहा था। रोशनी ने घड़ी पर नज़र डाली तो 3 का समय था। रोशनी करण से कहती है, करण मुझे जाना होगा। करण ने बूझे मन से कहा, जाना ज़रूरी है क्या? रोशनी ने कहा, जी बिल्कुल ज़रूरी है। करण ने एक आह भरते हुए कहा, तुम्हारी मर्ज़ी यार, पर मेरा बस चले तो तुम्हें जाने ना दूँ। ये बात बोलते वक्त करण की आंखें कशिश और खुमार से भरी थीं। रोशनी करण को गले लगाती है और दोनों काफ़ी देर तक खड़े रहे। रोशनी आज अपने अंदर एक प्यार को महसूस करने लगी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चली गई। घर आकर रोशनी फ्री समय में करण की पेंटिंग बनाती है। वो ड्राइंग की मास्टर स्टूडेंट थी। उसने एक एक करके सबके चित्र बनाए, एडवर्ड, प्रोफेसर, प्रिंसिपल और करण। इसी तरह रोशनी दिन में जब जब समय मिलता लैंडलाइन से करण से घंटों तक बातें करती और रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर उससे मिलने पहुंच जाती। ये रूहानी सा रिश्ता रोशनी को इतना सुनसान जंगल जैसे एरिया में आने को मजबूर कर देता था। उधर मैनेजर के साथ बाकी स्टाफ भी रोशनी के चेंज देखकर हैरान थे। रात रात तक जागने की वजह से उसके चेहरे पर थकान और डार्क सर्कल होने लगे। एक दिन बॉस और मैनेजर रोशनी को अपने कैबिन बुलाकर कहता है, मिस रोशनी, आपको आराम की ज़रूरत है, काम की नहीं। रोशनी कहती है, सर आप क्या बोल रहे हैं? बॉस ने कहा, रोशनी अपना चेहरा देखिए एक बार। आजकल आप ऊट पटांग हरकतें कर रही हैं जो कंपनी के टॉलरेंस के बाहर है। रोशनी कहती है, सर आप सीधे सीधे बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? बॉस कहते हैं, हाँ आपको पता है आप पिछले कई दिनों से लैंडलाइन पर अकेले घंटों तक बातें करती हैं, जबकि लाइन की दूसरी साइड कोई होता ही नहीं है। रोशनी चिल्लाते हुए, क्या वाहियात बातें कर रहे हैं आप? इतना बोलते ही रोशनी चुप हो गई। बॉस ने कहा, हो गई ना बोलती बंद, आप ऑफिस से लंबी लीव लीजिए और अपना इलाज करवाइए। रोशनी गुस्से से, सर मैं पागल नहीं, वो तो हया ने मेरी ज़ुबान बंद कर दी थी, पर मुझे लगता है अब मुझे सच बताना ही होगा। सर मैं जिससे बात करती हूँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वो बॉस को नाइट कॉलेज से लेकर करण की सारी बातें बताती है। मैनेजर की तो गुस्से से मुठियाँ बिछ जाती हैं। बॉस कहते हैं, रोशनी इस ज़िले का शिक्षा मंत्री मेरा खास दोस्त है, उन्होंने किसी नाइट कॉलेज का जिक्र नहीं किया। खैर छोड़िए, अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। कल तुम उस कॉलेज की कोई फाइल, मतलब जो भी उससे रिलेटेड है, लेकर आना। मैं और मैनेजर तुम्हारे साथ उस कॉलेज चलेंगे। रोशनी जी सर बोलकर घर आई तो रात को करण से मिलने चली गई। आज वो घंटों तक पेड़ के नीचे करण की गोद में सर रखकर बातें करती रही। करण भी उसके बालों को सहलाते हुए उसकी हर बात का जवाब देता रहा। रोशनी ने कहा, करण एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? करण ने कहा, ना, तुम्हारी कोई बात का बुरा नहीं मानूंगा, बोलो। रोशनी ने कहा, लड़के तो बड़े अलग होते हैं, लड़कियों को सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट में मिलते हैं, और तुम मुझे जंगल सुनसान सड़क के पास पेड़ के नीचे बुला लेते हो। करण ने कहा, क्योंकि मुझे शोर शराबा, चकाचौंध ये सब पसंद नहीं है। रोशनी ने समय देखा तो काफ़ी हो गया। वहीं रोशनी की कंपनी का मैनेजर रविंदर भी दूर खड़ा रोशनी को वृक्ष के नीचे में बैठा देखकर जल भुन रहा था। उसे दूर से कोई सफ़ेद टी शर्ट पहने किसी का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा था। जैसे ही रोशनी उठकर जाने लगी तो मैनेजर रविंदर अपनी गाड़ी उससे पहले स्टार्ट कर निकल गया। रोशनी भी बेमन से करण को कहती है, मैं जा रही हूँ। करण कहता है, ऐसे नहीं बोलते पगली, बोलो जाकर वापस आ रही हूँ। रोशनी मुस्कुराई और वापस आ गई। अगली सुबह जब 10 बजे के करीब रोशनी ऑफिस आई तो बॉस
और उनकी सेक्रेटरी, मैनेजर, रविंदर, रोशनी सब गाड़ी में बैठकर रोशनी के लिखे पते पर पहुँचे। वहाँ दिन के उजाले में भी सन्नाटा छाया हुआ था और पेड़ के पत्तों की खतरनाक आवाज़ें आने लगी। रोशनी कहती है, गाड़ी रोकिए। वो हैरान हो गई। इसी बोर्ड के सामने कॉलेज की इमारत थी। यहाँ आज एक खंडर जैसी बेहद पुरानी ढांचे वाली बिल्डिंग थी, जिसके बरसों पुराने जंग लगे हुए गेट को 3-4 लोहे की जंजीर से ताले लगाए हुए थे। रोशनी का ये नज़ारा देखकर मुंह खुला का खुला रह गया। तभी गाड़ी कुछ मीटर वापस पहुंचकर एक दुकानदार से उस खंडर बिल्डिंग के बारे में पूछती है, तो वो आदमी उन्हें घूरते हुए कहता है, आप सभी उसी खंडर के बारे में पूछ रहे हैं क्या? रोशनी हाथ जोड़ते हुए कहती है, सर प्लीज़, आप तो नज़दीक हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी। वो आदमी कहता है, आपको सटीक जानकारी चाहिए ना, तो आपको एक आदमी दे सकता है। वो आपको रणदीप विहार आश्रम में मिल जाएगा। रोशनी, बॉस सब गाड़ी लिए उसी आदमी को मिले, जिसकी उम्र करीब 80 प्लस थी। बॉस और रविंदर उसी पते और खंडर का जिक्र करते हैं, तो वो आदमी बिना आँख खोले कहता है, मैं इसका जिक्र करना तो नहीं चाहता, पर इस पवित्र आश्रम में झूठ नहीं बोल सकता। वो खंडर किसी समय में एक हॉस्पिटल और मेडिकल रिसर्च कॉलेज हुआ करता था। यहाँ कुछ खास नेपली चीनी का स्टाफ भी था, जो सारे सेंटर की कमांड संभालते थे। वो जल्लाद अस्पताल में आए हुए सारे मरीजों का इलाज ना करके उनकी जिंदा बॉडी के साथ अलग अलग तरीके के केमिकल ड्रग्स से अध्ययन करते थे। बाद में उनके पर्ट्स की तस्करी चीन और बाकी देशों के साथ करते थे, यहाँ तक कि परिवार को डेड बॉडी तक नहीं देते थे। धीरे धीरे ये बात सीबीआई तक पहुँची, तो उन्होंने इस मिशन की सारी जांच करके स्टाफ, अस्पताल समेत पूरी इमारत को उड़ाने का ऑपरेशन बनाया। इस ऑपरेशन को सीबीआई के यंग ऑफिसर मिस्टर अग्रवाल ने अंजाम दिया। महज 23 साल का होगा वो। पूरी बहादुरी के साथ अंदर एक एक गुनहगार को फनाकर जब उसकी टीम सारी बिल्डिंग को ब्लास्ट कर वापस चली गई। जब ऑफिसर अग्रवाल ने रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी चलानी शुरू की, तो उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए या फेल कर दिए गए। इसी सड़क पर किसी की गाड़ी को बचाने में यहीं थोड़े मीटर आगे उसकी तेज़ गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई, तो वही पेड़ शीशा तोड़ते हुए उस खूबसूरत लड़के के सर से जा टकराया और उसकी मौके पर मौत हो गई। मैनेजर रविंदर कहता है, सर आपको ये सब कैसे पता? वो आदमी कमरे से एक पुरानी एल्बम उठाकर लाते हुए कहता है, बदकिस्मती से मैं वहाँ का बाहर का वॉचमैन था। इन सब काले कारनामों से बेखबर मैं बाहर अपनी ड्यूटी करता था। तब मेरी उम्र यहीं 30 के आसपास थी। वो सबको अस्पताल के स्टाफ की फ़ोटो दिखाने लगा। इस अस्पताल के ऑनर रोशनी ने देखा तो वही प्रिंसिपल था जिसने अलका का एडमिशन किया था। फिर वो मिसेस, जो कि औरत जात पर कलंक थी, औरतों के जिस्म पर तेज ड्रग्स का अध्ययन करवाती। फिर वो प्रोफेसर, इस सेंटर का राक्षस, साउंड प्रूफ रूम में जिंदा लोगों का पोस्टमार्टम कर सभी पार्ट्स निकाल देता था। रोशनी ये सब सुनकर अधमरी सी होकर कांपने लगी थी। वो आदमी कहता है, जब मुझे अंदर की दशा का ज्ञान हुआ तो मैंने सीधा दिल्ली सरकार को लेटर और दूसरा सीबीआई को लिखा था। जब जाकर इस गिरोह का नाश हुआ, पर उस भली जान के जाने का दुख जीवन भर रहेगा मुझे। रविंदर सबके ड्राइंग स्केच उस आदमी को दिखाने लगा जो रोशनी ने बनाए थे। सबके हाथ से बने स्केच देखकर वो आदमी दंग रह गया। जब लास्ट में उसने करण का ड्राइंग देखा तो एकदम से उसे आंखों से लगाकर चूमने लगा। रविंदर ने कहा, कौन है वो आदमी? उस आदमी ने कहा, वो हमारा देवता यही तो था, ऑफिसर मिस्टर करण अग्रवाल, जिनकी गाड़ी पेड़ से टकराई और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। रविंदर कहता है,
उसी अस्पताल की सड़क के 500 मीटर के पास जो बरगद का पेड़, वो आदमी। हाँ हाँ हाँ। सर, अल ये रोशनी उसी से तो मिलने जाती थी रात को। रोशनी करण का नाम और उसके बारे में सोचती हुई वो अपने मोबाइल से करण का नंबर डायल करती है, तो आगे से आई आवाज़ सुनकर उसके पैरों तले धरती खिसक गई। दिस नंबर इज़ नॉट एग्जिस्ट। उसकी आंखों के आगे करण के साथ बिताए सारे पल एक रील की तरह चलने लगे, जिससे बेचैन होकर वो जोर से चीखी और दम से चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई। सब रोशनी को गाड़ी में बिठाकर शहर के बड़े अस्पताल ले आए। यहाँ के माहिर डॉक्टरों की टीम उसे आईसीयू भर्ती कर उसका ट्रीटमेंट करने लगी। उसकी माँ और भाई बहन भी अस्पताल आए। रविंदर ने आश्वासन देते हुए पूरी बात बता दी। वो रोते हुए, बेटा, मैं भी हैरान थी जब ये पहली बार सुबह उस नाइट कॉलेज से वापस आई तो बोली, माँ टिफ़िन में डोसा है, खा लेना। इसके ऑफिस जाने के बाद मैंने इस टिफ़िन को खोला तो उसमें मांस था। अगले दिन दिमाग के बड़े डॉक्टर को बुलाया गया तो सारा दिन स्कैनिंग टेस्टिंग के बाद डॉक्टर ने अपने कैबिन में बुलाकर रोशनी को ब्रेन हैमरेज हुआ है। सदमे की वजह से हमें उम्मीद है वो रिकवर कर जाए, पर कितना समय ये नहीं बता सकते। ये सारी बात बॉस को बताई। 2 दिन बाद रोशनी का भाई मैनेजर को एक डायरी देते हुए कहता है, ये दीदी ने नाइट कॉलेज के पहली रात के एक पल को उसी डर के एहसास के साथ इस डायरी में उतार दिया था। अगले दिन साथ में करण से पहली से बीती रात तक की सारी मुलाकातें आपको इसमें मिल जाएंगी। रविंदर उस डायरी को पढ़ते पढ़ते पसीने से लथपथ होकर कांपता हुआ कहता है, इतना भयानक मंजर तुमने देख कैसे लिया? और साथ ही करण के स्पर्श को उसने बड़े संजीदगी के साथ लिया था, जिसे महसूस कर रविंदर कहता है, आखिर इस नाइट कॉलेज ने काल बनकर मेरी रोशनी को निगल ही लिया। मैं तुम्हारे साथ हुए इस हादसे को दुनिया के सामने लेकर आऊँगा, तुम्हारी लिखी इस डायरी को ड्राइंग स्केच के ज़रिए।